नमस्कार दोस्त, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं भारत के इतिहास से एक इम्पोर्टेंट वीडियो। और इस वीडियो में हम आपको वो सब क्वेश्चन कराएंगे जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं आज की ये इम्पोर्टेंट वीडियो। और आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन हो जाएगा। वीडियो का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी। तो लोथल की खोज की थी SR राव ने। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। हड़प्पा के बंदरगाह का नाम है लोथल। हड़प्पा स्थल सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तो ये की गई थी BK थापर द्वारा। भारत में स्थित किस हड़प्पा स्थल में आगरा मध्य भांड के भंडार शामिल हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से पहले की बसावट की विशेषता है। तो ये विशेषता है राखीगढ़ी की। स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था। तो ये था रोपड़। हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। तो ये विभाजित था धोलावीरा। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इनमें से सत्य कथन है सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर वर्तमान में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है हरियाणा में। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है माउंट ऑफ द डेड। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। तो ये इस्तेमाल किया गया था मोमलोपी ढलाई कास्टिंग का। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली थी। तो पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली थी मोहनजोदड़ो से। पशुपाति मोहर सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से मिली है। तो ये मिली थी मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले। तो ये अवशेष मिले थे सुरकोटदा में। निम्न में से कौन सा उपदेव नहीं है। उपवेद नहीं है योगवेद। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं। तो इंद्र देवता है वर्षा व चक्रवात के। पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं था। तो ये सम्मिलित नहीं थी तुलसी। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेखन निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ। तो ये हुआ था शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल मठ हैं। तो ये मूल मठ हैं यजुर्वेद। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं ब्राह्मण। प्राचीनतम वेद कौन सा है। तो प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है। तो ये समर्पित है सावित्री को। ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच संवाद है। तो ये संवाद है व्यास और सतलुज नदी के बीच। वेद जो आंशिक रूप से एक गद्य कीर्ति है।
तो ये गद्य कीर्ति है यजुर्वेद। वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है वेदांग के नाम से। रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? तो रामायण में मांडवी पत्नी थी भरत की। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी? तो ये लड़ी गई थी 18 दिन तक। ऋषि मुनि के अनुसार पुरानी पवित्र नदियां सरस्वती और द्रष्टुति के बीच का भाग के नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है ब्रह्मव्रत के नाम से। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो ये स्थित था बोध गया। बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? तो ये तीर्थ केंद्र है क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध किस रूप में जाना जाने लगे थे? तो ये जाने लगे थे बुद्ध के रूप में। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया? तो ये प्रचार किया था सारनाथ से। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था निरंजना नदी पर। माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने अंतिम अनुभूति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक निम्नलिखित में से किस स्थान पर पवित्रता पूर्वक ध्यान किया था? तो ये ध्यान किया था डुंगेश्वरी गुफा में। गौतम बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो ये प्राप्त हुआ था कुशीनगर से। उस स्थान का नाम बताए जहाँ गौतम बुद्ध की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। तो ये प्राप्त किया था कुशीनगर से। बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? तो सारनाथ महत्वपूर्ण है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में पहला उपदेश किस में दिया था? तो अपना पहला उपदेश दिया था धम्मचक्र परिवर्तन मुद्रा में। बुद्ध ने किस में पहला उपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला रखी थी? तो ये आधारशिला रखी थी सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र का उपदेश दिया था सारनाथ में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? तो ये आयोजन किया गया था राजगीर में। आइए देखते हैं बौद्ध संगीतियाँ। ये कर्म हो जाते हैं, ये वर्ष और ये स्थान, ये उनके अध्यक्ष और ये शासक। प्रथम कर्म हो जाता है वर्ष 483 ईसा पूर्व। स्थान था राजगृह और अध्यक्ष थे महाकश्यप या महाकश्यप और शासक थे अजातशत्रु। द्वितीय हो जाएगा 383 ईसा पूर्व और स्थान हो जाएगा वैशाली। अध्यक्ष थे सुबुकामी और शासक था कालाशोक। तृतीय हो जाएगा 247 ईसा पूर्व। स्थान हो जाएगा पाटलिपुत्र। अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिसस और शासक थे अशोक। चौथा हो जाएगा ईसा की प्रथम शताब्दी
स्थान था कुंदनवन, कश्मीर। अध्यक्ष थे वसुमित्र अध्यक्ष, अश्वघोष उपाध्यक्ष। शासक थे कनिष्क। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोर बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों से नहीं है? तो ये नहीं है उपशाखा पिटक। कनिष्क के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगीत आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी चौथी। निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था? तो ये नियुक्त किया गया था वैशाली में। नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन थे एक बौद्ध दार्शनिक। भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? तो ये माना जाता है वाराणसी को। त्रिरत्न बौद्ध गुफा परिसर जहां 3 नई गुफाएं खोजी गई हैं, किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? तो ये थे जीवक। स्तूप के अर्धवर्ताकार टीले के ऊपर देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करने वाले बालकनी जैसी संरचना कहलाती है। तो ये संरचना कहलाती है हर्मिका। प्राचीन इतिहास में अंडे के ऊपर हर्मिका थी, एक बालकनी जैसे संरचना जो देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करती थी। हर्मिका से एक मस्तूल निकलता था जिसे कहते थे, तो इसे कहते थे यष्टि। पहले जैन तीर्थकार कौन थे? तो पहले थे ऋषभदेव। 24 जैन तीर्थकार में से अंतिम तीर्थकार कौन थे? तो अंतिम तीर्थकार थे महावीर। भगवान महावीर स्वामी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो भगवान महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ था जरनभीका ग्राम में। महावीर स्वामी को जिनके नाम से जाना जाने लगा, जिनका क्या अर्थ है? तो जिनका अर्थ है विजेता। जैन धर्म में 3 रत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वे क्या हैं? तो ये हो जाएंगे सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है, तो इसका अर्थ है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है, जैन धर्म का महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है अहिंसा। महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौलिक रूप से प्रसारित होती रही। इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था। वर्तमान में वे निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध हैं? तो वे उपलब्ध हैं वल्लभ जी गुजरात में। मैगस्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है, वह मूल रूप से किस देश के हैं? तो वे हैं ग्रीस देश के। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे, तो इसके लेखक थे मैगस्थनीज। विशाखदत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है संस्कृत भाषा में। नगरपालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध राजा का नाम बताएं। तो सबसे प्रसिद्ध राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य।
निम्नलिखित में से किस संप्रदाय में बिंदु विसार की रुचि थी? तो बिंदु विसार की रुचि थी आजीविक में। सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेखन करता है? तो ये करता है 13वें शिलालेख में। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन सी थी? तो कलिंग की राजधानी थी तोसली। जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेखन किया गया है, मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 मुख्य राजनीतिक केंद्र थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र था? तो ये प्रांतीय केंद्र था इंद्रप्रस्थ। अशोक के अभिलेखों में मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांतों के नाम इस प्रकार हैं। ये प्रांत है और ये राजधानी। उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षला। उत्तरी इसकी राजधानी थी उज्जैनी। कलिंग की राजधानी थी तोसली। दक्षिणापथ की राजधानी थी स्वर्णगिरी। प्राच्य या पूरी प्रदेश की राजधानी थी पाटलिपुत्र। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्य अधीन नहीं था? तो ये नहीं था कामरूप। अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग किया गया था? तो ये किया गया था शाहबाजगढ़ी में। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख है। तो सबसे बड़ा शिलालेख है 13वां शिलालेख। निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? तो ये प्रतिमान हो जाएगा स्तंभ। अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष एक स्तंभ पर था। तो ये था सारनाथ पे। मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी? तो ये निर्भर थी कृषि अर्थव्यवस्था पर। देवनाम प्रिय नाम किसे दिया गया था? ये नाम दिया गया था अशोक को। निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिसका नाम देवनाम प्रियदासी भी था? तो ये था मौर्य सम्राट अशोक का नाम। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे? तो ये थे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि। समुद्रगुप्त की प्रशासित संस्कृति में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी, जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया? तो ये रचित थी हरिसेन द्वारा। खगोलीय वराहमिहिर और कवि कालिदास किस दरबार का हिस्से थे? तो ये हिस्से थे विक्रमादित्य के दरबार के। अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक कौन थे? तो इनके लेखक थे कालिदास। मालविका गिनिमित्रम पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी कालिदास ने। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? तो प्रथम महिला शासक थी प्रभावती गुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित में से सभी नामों से जाना जाता था। इसके अलावा सभी नामों से जाना जाता था समुद्रगुप्त के अलावा। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? तो ये किया गया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे?
तो धन्वंतरी थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? तो ये शासक था थानेश्वर का। हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया। इनमें से कौन सा 5वां इंडीज है? तो 5वां इंडीज है पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। कादम्बरी के लेखक कौन थे? तो कादम्बरी के लेखक थे बाणभट्ट। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानसेन से स्थानांतरित हुई थी? तो ये हुई थी कन्नौज से। निम्नलिखित में से कौन सी हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी? तो पहली राजधानी थी थानेसर। कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है तमिल साहित्य। अलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने कराया था? तो ये कराया था राष्ट्रकूट ने। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? ये अवस्थित है हम्पी में। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पल्लव राजवंशों के शासन के दौरान बनवाया गया था? ये बनवाया था महाबलीपुरम मंदिर। राजपूत वंश के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे दंतीदुर्ग दंतीवर्मन। चोल साम्राज्य के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? ये थे विजाल्य चोल। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने कराया था? तो ये कराया था राजेंद्र प्रथम ने। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं का दान में भी जाने वाली भूमिका को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पलीछानंदम। निम्नलिखित में से कौन सा शिव मंदिर चोल शासकों के संरक्षण में नहीं बनवाया गया था? तो ये नहीं बनवाया था गोंडेश्वर मंदिर सिनार। पाल वंश का पहला शासक कौन था? तो पाल वंश का पहला शासक थे गोपाल। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? तो ये संबंधित है पूर्वी से। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासक था? 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर शासक था तोमर वंश का। 6वीं से 14वीं शताब्दी तक निम्नलिखित में से कौन सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध। निम्न में से सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी मथुरा। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से जैन और बौद्ध ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेखन किया गया है? तो ये उल्लेखन किया गया है 16 महाजनपदों का। चरक साहित्य संबंधित है? तो चरक साहित्य संबंधित है चिकित्सा से। निम्नलिखित में से किसने निरुक्त विज्ञान, भाषा शास्त्र और शब्द अर्थ विज्ञान पर सबसे पुराना भारतीय ग्रंथ नामक पुस्तक लिखी थी? तो ये नामक पुस्तक लिखी थी महर्षि पतंजलि ने। नीतिसार राजनीति के तत्व जिसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रारंभिक मूल पाठ शामिल है निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था?
तो ये लिखा गया था कामनंदक के द्वारा। राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान दरबारी चिकित्सक का नाम बताएं। तो इनका नाम था चरक। पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी विष्णु शर्मा के द्वारा। शूद्रक द्वारा लिखित मृच्छकटिक का साहित्यिक प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो निम्नलिखित में से हो जाएगा नाटक। तमिल व्याकरण की कौन सी रचना है जिसमें तमिल साहित्य की सबसे पुरानी मौजूदा रचना कहा जाता है? ये कहा जाता है लोलक पीएम को। निम्नलिखित किन के बीच तक्षशिला शहर स्थित था? तो तक्षशिला शहर स्थित था सिंधु और झेलम के बीच। भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? तो ये चित्रकारी मिलती है भीमबेटका में। निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था ताम्रपाषाण युग में। निम्नलिखित में से भारत में स्थित किस प्राचीन विश्वविद्यालय को यूनेस्को विश्वविद्यालय विरासत स्थल में शामिल किया गया है? ये शामिल किया गया था नालंदा महाविहार को। निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? तो ये गुफाएं स्थित हैं औरंगाबाद में। निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए? पहले नंबर पर भारत आए थे फायन, दूसरे नंबर पर आए थे हेमनसांग और तीसरे नंबर पर आए थे टॉम्सरो। इसका आंसर बी है। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएं स्थित है? तो मूर्तिकलाएं स्थित है मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचित युगम है? तो ये अनुचित युगम है खजुराहो चोल राजवंश। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम था मोहम्मद बिन कासिम। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? तो ये स्मारक है मध्य प्रदेश में। मोहम्मद गोरी किस वर्ष पृथ्वीराज द्वितीय से पराजित हुआ था? तो ये पराजित हुआ था 1191 में। अमीर खुसरो का जन्म स्थान है? अमीर खुसरो का जन्म स्थान है कासगंज। अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबार में दरबारी कवि थे? तो ये दरबारी कवि थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? ये नीति अपनाई थी बलबन ने। अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? तो ये है कुतुब मीनार में। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है नई दिल्ली में। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो इनके शासनकाल की अवधि थी 1296 से 1316। दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची ईंट की बनी इमारत है। इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है? तो ये योगदान नहीं दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार स्थित है दिल्ली में। नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का एक केंद्र कब नष्ट हो गया?
तो ये नष्ट हुआ था 1200 ईस्वी में। भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? तो भारत पर तैमूर ने आक्रमण किया था 1398 में। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तो ये नींव रखी थी गयासुद्दीन तुगलक ने। खिलजी खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? तो ये संबंधित था सैयद वंश से। किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? तो ये भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तो ये पराजित किया था 1526 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? तो ये नहीं थे अब्बास खां सरवानी। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया? तो सबसे कम अवधि तक शासन किया था खिलजी ने। खिलजी खान दिल्ली का शासक था, निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? तो ये संबंधित है सैयद राजवंश से। विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? तो विजयनगर राज्य स्थित था तुंगभद्रा नदी पर। तुलुक राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी वीर नरसिंह ने। किस प्राचीन साम्राज्य में महिला कुश्ती में भाग लेती थी? तो महिला कुश्ती में भाग लेती थी विजयनगर साम्राज्य में। विजयनगर की प्रचलित परंपराओं के अनुसार राय विजयनगर के शासकों को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था नरपति। विजयनगर वास्तुकला द्रविड़ शैली का सबसे विकसित उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर विजयनगर स्थापत्य शैली का है? तो ये है विरूपाक्ष मंदिर। मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा संगा और उनके सहयोगियों को हराया था? तो ये हराया था खानवा ने। निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो ये मृत्यु हुई थी हुमायूं की। हुमायूं की दुर्घटना में अकस्मात मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल शासन पर बिठाया गया? तो मुगल शासन पर बिठाया गया था कलानौर में। निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? तो ये मुद्रित हुआ था शेरशाह सूरी के शासनकाल में। इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की? यह व्यवस्था प्रारंभ की थी शेरशाह ने। जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है? जलालुद्दीन मोहम्मद प्रसिद्ध है अकबर के नाम से। प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर का संरक्षक था बैरम खान। पानीपत का द्वितीय युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ाया गया था अकबर और हेमू के बीच। निम्नलिखित में से किस लड़ाई में मुख्य विरोधियों को सही ढंग से नहीं बताया गया है? तो ये सही आएगा इनमें से कोई भी नहीं। आइए
पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी 1526 ईस्वी में और ये लड़ी गई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी 1556 में और ये लड़ी गई थी हेमू और अकबर के बीच। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में। ये लड़ा गया था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था अकबर और हेमू के बीच। अकबर ने अपनी दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो ये नियुक्त किया था मयान तानसेन को। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे, तो अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे रहीम खान। टोडरमल को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मुशर्रफ दीवाने नाम से। बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनाया गया था? तो बुलंद दरवाजा बनाया गया था अकबर के द्वारा। अकबर द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये है आगरा में। इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? मुगल सम्राट अनपढ़ था अकबर। इनमें से किसने धार्मिक नीति की आलोचना की? ये आलोचना की थी बदायूनी ने। हल्दी घाटी का युद्ध सन 1556 में किन के बीच लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। भारत में जागीर का शासनकाल क्या था? तो इसका शासनकाल था 1605 से 1627 ईस्वी। सोमसरो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? तो ये मिला था अजमेर में। इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? तो मुगल बादशाह शराब को नहीं छूता था, वो था औरंगजेब। जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम लिखिए। तो जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक थे औरंगजेब। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ था औरंगजेब के बीच। औरंगजेब का पुत्र था शाहजहां। ताजमहल के सुलेख कैलीग्राफर ने 1648 ईस्वी में किसकी रचना की और पूरा किया? ये पूरा किया था अमानत खान सिराजी ने। संगमरमर पर पितरादुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किसके समय में बहुत लोकप्रिय हुआ? तो ये हुआ था शाहजहां के समय में। दिल्ली का प्रसिद्ध लोह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है, वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? तो ये स्थित है कुतुब मीनार परिसर में। बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? तो ये स्थित है शेरशाह सम्राट का मकबरा। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? तो शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम था फरीद। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे?
तो ये सहयोगी थे हुमायूं के। विश्व प्रसिद्ध मौर्य सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? तो ये की थी शाहजहां ने। पंचमहल किसमें स्थित है? तो पंचमहल स्थित है फतेहपुर सीकरी में। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था? तो ये निर्माण किया गया था अकबर द्वारा। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी शाहजहां द्वारा। दिल्ली का लाल किला निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने बनवाया था? तो ये बनवाया था शाहजहां ने। दिल्ली स्थित प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? तो ये था मिराक मिर्जा घियास। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दी थी? यह अनुमति दी थी औरंगजेब ने। मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने पहली देसी भाषाएं चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी है। इस पुस्तक का नाम क्या है? इस पुस्तक का नाम है बाबरनामा। तारीख़ फिरोज शाही के लेखक हैं। इसके लेखक हैं जियाउद्दीन बनरी। अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक थे। अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक थे अबुल फजल। आइन ए अकबरी किसने लिखा? तो ये लिखा था अबुल फजल ने। अकबरनामा का खंड अकबर के प्रशासन, घर सेना, स्वराज और उसके साम्राज्य के भूगोल से संबंधित है, जिसे आइन ए अकबरी के नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है तीसरा। ये कौन सा सुमलित नहीं है? तो सुमलित नहीं है हुमायूं नामा। हुमायूं नामा के लेखक कौन थे? हुमायूं नामा के लेखक थे गुलबदन बेगम। वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई थी? तो ये मृत्यु हुई थी रंगून की। निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? तो अवध का प्रथम नवाब था सादत खां। कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? तो पहला मुगल सम्राट था जहांदार शाह। मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? कहा जाता था कोतवाल। मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? तो सही भूमिका थी कानून और व्यवस्था बनाए रखना। निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो ये थे तुकाराम। किस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्री परिषद पाई गई थी? तो ये पाई गई थी शिवाजी के प्रशासन में। निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार रणनीति थी? तो ये थी मराठा की। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति के एक परिवार द्वारा संभाली गई थी, जिनमें पेशवा के रूप में शिवाजी के उत्तराधिकारियों की सेवा की थी। तो ये की थी चित्पावन ब्राह्मण ने। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया? तो ये बना था पूना। बुरहानपुर में स्थित
असीरगढ़ किला, जिसे दक्कन का दरवाजा के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस यदुवंशी अहीर राजा द्वारा बनाया गया था? ये बनाया गया था आसा अहीर। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनें। ये सूची 1 और ये सूची 2 हो जाएंगी। सूची 1 में युद्ध है और सूची 2 में वर्ष है। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1500 में। प्लासी का युद्ध ये हुआ था 1757 में। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। इसका आंसर ए हो जाएगा। इनमें से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो सही ढंग से मेल नहीं खाता 1506 गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में तलवाड़ी, पंजाब, वर्तमान पाकिस्तान के ननकाना साहिब में हुआ था। वह खेतरी परिवार से संबंधित थे। ये सिखों के पहले गुरु थे। भक्ति आंदोलन को भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है रामानंद को। अपने संदेश के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी प्रयोग करने वाले प्रथम भक्ति संत निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये प्रथम भक्त थे रामानंद। किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया है? तो ये क्या था? गुरु अर्जुन देव ने। 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन थे? तो ये थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु के संकलन को प्रमाणित किया था? तो ये प्रमाणित किया था गुरु गोविंद सिंह ने। दक्षिण भारत के किस राजा ने 1741 ईस्वी में कोलाचाल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? ये परास्त किया था मार्तंड वर्मा ने। वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में उतरा? वास्को डी गामा कालीकट उतरा था 1498 में। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने किस वर्ष में भारत में समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो ये खोज की थी 1498 में। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? तो ये शासन था मुगल सम्राट का। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? तो ये पराजित हुआ था प्लासी के युद्ध में। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? प्लासी का युद्ध लड़ाया गया था 1700 में। प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और किसके बीच लड़ी गई थी? ये लड़ी गई थी अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच। इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? तो ये हराया था 1757 प्लासी की लड़ाई में। बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष कितने का भुगतान करने के लिए सहमत हुई? तो ये सहमत हुई थी 26 लाख रुपए भुगतान करने के लिए। बक्सर के युद्ध के बाद नवाब ने इलाहाबाद और कंडा को मुगल सम्राटों को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था। ये सौंपा था अवध के नवाब ने। इस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहाजों ने सूरत के पास स्थित इस वाली वैली में पुर्तगालियों को
पारित किया था? तो ये पारित किया था 1612 में। पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष में शुरू किया? तो ये शुरू किया था 1616 में। श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर, जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, यह निम्नलिखित में से किस शहर में लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? तो ये स्थित है मैसूर से। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसी की मदद मांगी थी? तो ये मदद मांगी थी टीपू सुल्तान ने। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान शासक था मैसूर का। सेरिंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? तो ये पराजित किया था टीपू सुल्तान को। सेरिंगपट्टनम की संधि पर हैदराबाद में निजाम टीपू सुल्तान और निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के बीच हस्ताक्षर किए गए थे? ये किए गए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच। किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए? तो ये हस्ताक्षर किए थे 1809 में। बॉम्बे अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से थाने तक भारत में पहली यात्री ट्रेन किस वर्ष चली? ये ट्रेन चली थी 1853 में। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये प्रथम थे लॉर्ड वार्ने हेस्टिंग्स। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु किस वर्ष में कानून पारित किया था? तो ये पारित किया था 1829 में। सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था? तो ये समाप्त किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था? तो सहायक संधि को स्वीकार किया था मैसूर ने। सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई? तो ये प्रारंभ की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलयन हुआ था। तो ये विलयन हुआ था वर्ष 1856 में। लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कब कब्जे में लिया? तो लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कब्जे में लिया था 1856 में। डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया। तो ये कब्जे में लिया था हड़प नीति के माध्यम से। जनवरी 1898 में लॉर्ड कैनिंग इलाहाबाद चले गए और दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया। इसका आंसर बी हो जाएगा, इलाहाबाद। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे अधिनियम XV 1856 भी कहा जाता है, 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ, जिसे लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था द्वारा। बंगाल का विभाजन 1905 ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था।
तो ये किया गया था कर्जन द्वारा। वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। जॉन मोरले द्वारा तैयार किया गया मोरले-मैंटो सुधार निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया? ये नियमित किया गया था 1909 में। किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की? तो ये शुरुआत की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि स्वराज प्रणाली से संबंधित नहीं थी? तो ये संबंधित नहीं थी दस्तक। स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले शुरू किया गया था। तो ये सबसे पहले शुरू किया गया बंगाल और बिहार में। महलवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई? ये लागू की गई थी उत्तर प्रदेश में। लॉर्ड डलहौजी के विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन हुआ था? तो ये हुआ था तारा। इनमें से कौन हड़प्पा नीति का कट्टर समर्थक था? तो ये कट्टर समर्थक था लॉर्ड डलहौजी। 1891 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने निम्नलिखित में से किस राज्य का वर्णन एक चारी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी के रूप में किया था? तो ये क्या था अवध में। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे सिरिल रैडक्लिफ। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ था 1806 में। मेरठ छावनी में 1897 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 10 मई 1800 में। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1800 क्रांति की शुरुआत की गई थी? तो ये की गई थी सिपाहियों द्वारा। 1897 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कास्तूरों पर आपत्ति थी? तो ये आपत्ति थी एनफील्ड द्वारा। सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ था 1800 में। 1897 के प्रथम स्वतंत्र विद्रोह में भाग लेने वाले प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? तो ये थी बेगम हजरत महल। अवध की रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है जिन्होंने 1897 विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था? तो ये थी बेगम हजरत महल। निम्नलिखित में से किसने 1800 विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान की थी? तो ये प्रदान की थी अवध की बेगम हजरत ने। 1800 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में फांसी दी थी। तो ये फांसी दी थी शिवपुरी में।
वर्ष 1897 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? कानपुर के नेता थे नाना साहेब। कानपुर में 1800 में के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो ये नेतृत्व किया था नाना साहेब ने। निम्नलिखित में से कौन अवध कृषक आंदोलन का नेता था? तो ये थे बाबा रामचंद्र। हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? तो ये बल दिया था प्राथमिक शिक्षा पर। कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वर्ष 1800 में किसके द्वारा की गई? तो ये की गई थी रिचर्ड वेलजेली द्वारा। निम्नलिखित में से किस अंग्रेजों द्वारा शुरुआत किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? तो ये माना जाता है रेलवे। 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की? तो ये स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक ने। निम्नलिखित में से स्वतंत्र समाचार पत्र पत्रिका के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू। भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी अरविंद घोष ने। वेदों की ओर चलो नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर चलो नारा दिया था दयानंद शास्त्री ने। वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर वापस जाओ का नारा किसने दिया? तो ये नारा दिया था दयानंद शास्त्री ने। स्वामी दयानंद शास्त्री ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की? तो ये स्थापना की थी बॉम्बे में, जो अब मुंबई है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद शास्त्री ने। स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में किस मिशन की स्थापना हुई? तो ये स्थापना हुई थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय स्थित है वेलूर मठ में। 1795 और 1804 के बंगाल विलियम अधिनियमों ने घोषित किया है। तो ये घोषित किया था कन्या हत्या को अवैध। 1891 में पीएम मालबारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार किस वर्ष के क्रम की बालिका के विवाह पर प्रतिबंध था? तो ये प्रतिबंध था 12 वर्ष की बालिकाओं के विवाह पर। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी राजा राममोहन राय द्वारा। मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की? ये स्थापना की थी वीर सावरकर ने। निम्न का मिलान करें तो निम्न का मिलान हो जाएगा ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज हो जाएगा राममोहन राय। रामकृष्ण मिशन हो जाएंगे स्वामी विवेकानंद। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा हुई? ये हुई थी दयानंद शास्त्री द्वारा। सत्यशोधक समाज, तो ये थे ज्योतिराव फूले। इसका आंसर बी हो जाएगा। मानवीय राहत और सामाजिक कार्य करने के लिए 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी रामकृष्ण परमहंस ने। ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले
भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख वायसराय नहीं था? तो ये प्रमुख वायसराय नहीं था पर्यटन। कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे। निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्री नहीं थे? अर्थशास्त्री नहीं थे प्रशांत चंद्र महालनोबिस। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर थी? तो ये निर्भर थी प्राथमिक क्षेत्र पर। 1875 के अलीगढ़ आंदोलन से किसका नाम जुड़ा है? तो 1875 के अलीगढ़ आंदोलन से नाम जुड़ा है सर सैयद अहमद खान का। भोपाल की शासिका शाहजहां बेगम का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था जिसने सांची के प्राचीन स्थल के संरक्षण के लिए धन प्रदान किया था? ये धन प्रदान किया था सुल्तान जहां बेगम ने। निम्नलिखित में से किस युद्ध में अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस को पराजित किया? तो ये पराजित किया था चिनहट के युद्ध में। निम्न में से कौन सा ईसाई धर्म के संस्थापक का जन्म स्थान है? तो ईसाई धर्म के संस्थापक का जन्म स्थान है बेथलम। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह का जन्म बेथलम में हुआ था। स्वतंत्र सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास का पेशा क्या था? तो चित्तरंजन दास एक वकील थे। देश में 562 रियासतों को एकत्रित करके भारत के राजनीतिक एकीकरण का श्रेय किस हस्ती को दिया जाता है? तो ये श्रेय दिया जाता है वल्लभ भाई छाबरे भाई पटेल को। इनमें से कौन 1934 में स्थापित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे? तो ये थे जयप्रकाश नारायण। भारत में प्रथम स्थलाकृत सर्वेक्षण किसने शुरू किया था? तो ये सर्वेक्षण शुरू किया था मेजर जेम्स ने। 1767 में मेजर जेम्स बंगाल के प्रथम महासर्वेक्षण नियुक्त हुए। पहला एंग्लो बर्मा युद्ध कब हुआ था? ये युद्ध हुआ था 1824 और 1826 में। देशों के इनमें से किस युगम में दो पक्षीय प्रणाली है? तो दो पक्षीय प्रणाली है संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम। निम्नलिखित में से कौन सा किला तमिलनाडु में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है मैनोरा का किला। किस स्वतंत्र सेनानी ने मुंडक उपनिषद से लिए गए शब्द सत्यमेव जयते को लोकप्रिय बनाया? तो ये लोकप्रिय बनाया था मदन मोहन मालवीय ने। इनमें से किसने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था? तो ये चलाया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने। खुदाई खिदमतगार नामक संगठन के सदस्य किस नाम से लोकप्रिय थे? तो ये लोकप्रिय थे लाल कुर्ती के नाम से। यंग आंदोलन किसने शुरू किया था? तो यंग आंदोलन शुरू किया था हेनरी विलियम डेरोजिया ने। कहा जाता है कि 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया था? तो ये फहराया गया था कोलकाता में। 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान किस स्थान को भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र माना जाता है? तो ये तंत्रिका केंद्र माना जाता है बंगाल को। इंडियन लीग की स्थापना
1875 में कलकत्ता में किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी शिशिर कुमार घोष द्वारा। उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसे 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। तो ये नियुक्त किए गए थे कोलिन मैकेंजी को। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।